कुछ और बचा हुआ है थ्योरी उसमें। चलो देखो, रोलिंग, इसमें हम लोग प्योर रोलिंग डिफाइन कर रहे थे और उसी की ज़रूरत भी है आपको, प्योर रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन के लिए क्या क्या बोला, एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो रफ सरफेस से कांटेक्ट में भी हो और उसका सेंटर ऑफ मास में एक लीनियर वेलोसिटी हो और सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो रोटेट भी कर रहा हो, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी हो। एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी बात कर सकते हो, उसके सेंटर ऑफ मास में एक लीनियर एक्सेलरेशन हो और उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो, अल्फा। और टाइप्स ऑफ रोलिंग था प्योर रोलिंग मोशन। तो जब प्योर रोलिंग मोशन में होगा तो v इक्वल टू ओमेगा आर। फॉर प्योर रोलिंग मोशन v बराबर ओमेगा आर वेलोसिटी के टर्म्स में, और एक्सेलरेशन के टर्म्स में बात करेंगे तो a बराबर अल्फा आर। और फिर इसमें डिफरेंट, इस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल का वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0, नाम दे दो यदि कुछ, तो यहाँ पर एक पार्टिकल B, यहाँ पर एक पार्टिकल C, तो ये सब किया। A का वेलोसिटी कितना, 0 प्योर रोलिंग में, क्योंकि इसमें एक V है इधर और एक क्या है, ओमेगा आर है, और दोनों बराबर है तो इसलिए इसका नेट वेलोसिटी 0। B का वेलोसिटी की बात करोगे तो इधर ओमेगा आर है और इधर V है ना, लेकिन ओमेगा आर भी किसके बराबर, V के बराबर। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी √2v आएगा, जब परपेंडिकुलर है तो इसका √2v। फिर इसका वेलोसिटी की बात किया था हम लोग, इसका कितना आया था, 2v। चलो ये बात हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि प्योर रोलिंग मोशन में और रोलिंग विथ स्लिपिंग में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है कि नहीं करता है। रफ सरफेस पर रोलिंग मोशन एग्जिस्ट किया ना, तो रफ सरफेस पर एग्जिस्ट किया तो फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ बात करेंगे हम लोग। तो प्योर रोलिंग मोशन, जब बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में होता है तो उस बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या है, 0। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी 0 है तो कौन फ्रिक्शन फोर्स इमेजिन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कुछ वेलोसिटी होगा तब फिर कौन फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इन प्योर रोलिंग मोशन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इन रोलिंग विथ स्लिपिंग, यदि रोलिंग विथ स्लिपिंग है तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी कैसा, काइनेटिक। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में फिर डायरेक्शन किधर करोगे तो वो तो डिपेंड करता है, यदि A का वेलोसिटी इफेक्टिवली इधर है, रोलिंग विथ स्लिपिंग में ये दोनों तो डिफरेंट होता है ना, V और ओमेगा आर। अब V बड़ा होगा ओमेगा आर से तो ये पॉइंट उधर जा रहा होगा, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर, इधर लेंगे। और यदि ओमेगा आर बड़ा होगा V से तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर लोगे, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लिया जाएगा। इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी 0 प्योर रोलिंग में, तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं एक्ट करता है, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर लेना होता है। क्यों, क्योंकि वही फ्रिक्शन फोर्स का ना टॉर्क होगा जिसके चलते ये रोटेट कर रहा है। यदि इसमें रोटेशन इस सेंस में है तो क्लियरली इस सेंस में एक टॉर्क लग रहा होगा उस पर, तो वो टॉर्क कौन फोर्स इस पर लगा रहा होगा,
वही है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, समझे। तो ये सब बात था प्योर रोलिंग में। अब बात है यहाँ पर प्योर रोलिंग मोशन में उस बॉडी का क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन। तो टॉपिक बनाओगे, अब इसको उतारो इस सब बात को, पहले लिखो टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो ट्रांसलेशनल, उसमें तो दोनों टाइप का मोशन है, ट्रांसलेशनल एंड कौन, रोटेशनल ना। ट्रांसलेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी तो सिंपली सेंटर ऑफ मास के काइनेटिक एनर्जी के बराबर बोला था, और प्योर रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो एक रिलेशंस है आई के लिए, आई जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया गया था सिस्टम का, ये बराबर होता है एम के स्क्वायर का। कोई भी सिस्टम हो, अभी हम आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पर पर्सनली, तो कोई भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्टली लिखा जाता है कितना, एम के स्क्वायर। यहां पर के को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जब इस टॉपिक पर आएंगे तो और अच्छा से देखना इसका, किस सिस्टम का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस सिस्टम का के का क्या वैल्यू होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन यदि अच्छा एक और बात कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी, हाँ गायरेशन आ रहे हैं ना उस बात पर हम लोग, ठीक है। सब जगह एक चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में पर्सनली इसको डिस्कस करके दिखाएंगे। और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM, ये तो ओमेगा इंटू आर ना, V बराबर ओमेगा आर इन प्योर रोलिंग मोशन। ये बात ओनली फॉर प्योर रोलिंग मोशन। तो ओमेगा की जगह पुट करोगे VCM बाई आर, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इस रिजल्ट में करोगे तो अब आपका रोलिंग मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ, और आई की जगह एम के स्क्वायर, आई की जगह एम के स्क्वायर और ओमेगा की जगह VCM बाई आर, तो ये हो जाएगा VCM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इस दोनों में से क्या करोगे, हाफ एम VCM स्क्वायर कॉमन कर लोगे, अंदर में 1 प्लस के स्क्वायर बाई कितना, आर स्क्वायर। ये हुआ रोलिंग मोशन में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन। और बस यही एक काइनेमेटिक्स, एक काम और करेंगे प्योर रोलिंग मोशन में हम लोग। चलो देखो, कुछ भी करेंगे ना हम लोग अब रोलिंग मोशन में, तो हमको जरूरत पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्या समझे, कोई भी न्यूमेरिकल जब करने चलेंगे तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स था, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स रोलिंग मोशन में, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा पहले अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ये डिफाइन कर ले, इसके बारे में डिस्कस कर ले हम लोग। लिखो टॉपिक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहली बात कि इट इज ए फिजिको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, फिजिको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम।
which play same role in rotational motion as the mass play role in translational motion. फिजिको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। फिजिको यानी फिजिकल प्रॉपर्टी भी है इस क्वांटिटी में, और इस क्वांटिटी में ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है। ये क्या है? दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी है इस क्वांटिटी के अंदर। तो क्या है वो फिजिकल प्रॉपर्टी इस क्वांटिटी में? तो कोई बॉडी में कुछ बहुत सारे बॉडी था, सेम अमाउंट का टॉर्क लगाया, तो कौन बॉडी में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये डिसाइड करेगा ये क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया इस क्वांटिटी का फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है इस क्वांटिटी में? तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि यदि सिस्टम में पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे, यानी दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। तो अरेंजमेंट तो ज्योमेट्रिकल चीज ना हुआ, नहीं, कौन पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, कैसे सजाया हुआ है सिस्टम में, इस बात को का मेजरमेंट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज, इसमें ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है। तो इसमें फिजिको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इफ सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क will act on different system, then which system has how many angular acceleration will decided by a physical quantity moment of inertia, है ना। then the angular acceleration of system is angular acceleration of system for angular acceleration of different system will be different due to the property moment of inertia of system। इसको शॉर्टली हम लोग ना बार बार MI लिखेंगे। तो हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज फिजिकल प्रॉपर्टी, इसी बात को बोलते हैं क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी। हेंस MI ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जैसे लोग बोलता है ना कि 10 न्यूटन का फोर्स दो बॉडी पर लगा है, तो कौन बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? जो चीज डिसाइड करेगा उसका नाम रखा गया क्या? मास ऑफ सिस्टम। नहीं, मास का यही डिफिनेशन है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ड्यू टू विच ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इन सिस्टम ऑन अप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी डिफरेंट। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स क्या? ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो ये एक क्वांटिटी है फिर बॉडी या सिस्टम के साथ एसोसिएटेड, जिसका ये सब काम है बताना। अच्छा, स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, ठीक है।
ये ऐसे नहीं कभी बोलेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, किस एक्सिस के अबाउट ये भी बोलना पड़ता है आपको, है ना। इट इज डिफाइन ऑलवेज अबाउट एन एक्सिस। तो चले अब हम लोग उसको डिफाइन करने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली डिफाइन करने चलेंगे। तो कोई सिस्टम है तो उसमें बहुत कम होगा तो क्या होगा, एक पार्टिकल का सिस्टम होगा ना। तो स्टार्टिंग में जो डिफिनीशन दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो किसके लिए, एक पार्टिकल सिस्टम के लिए। इफ वी हैव ए सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल, if we have a system of one particle of mass m situated at perpendicular distance r from axis, ये सिंपली ये एक एक्सिस हुआ और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर वो पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो देन एम आई ऑफ दिस पार्टिकल आई इक्वल टू सिंपली मास गुने डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, यही डिफिनीशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मैथमेटिकल डिफिनीशन, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिफाइंड चीज है। ये क्वांटिटी एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या? हाँ, ना स्केलर ना वेक्टर, ये एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। तीन टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अलग अलग डायरेक्शन में इसका वैल्यू अलग अलग होगा सेम सिस्टम का। तो ऐसा कोई क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में उसका वैल्यू डिफरेंट है, तो वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। ये तो एक पार्टिकल के सिस्टम का। इफ वी हैव ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स मासेज m1 m2 m3 इन जनरल में mn, सब पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो उस एक्सिस से, इन जनरल में mn rn, तो फिर इस पूरे सिस्टम का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो mi होगा, mi ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये हो जाएगा सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलजेब्राइक सम। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी का भी रिजल्टेंट एस अलजेब्राइक एडिशन से, जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसका एडिशन कैसे करोगे, अलजेब्रा स्केलर एडिशन। एक एग्जांपल दीजिए तो सर। आर है आर, हाँ, सेम सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट होगा। इसको शॉर्टली लिख लोगे कितना, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर ना। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो एक दो ठो क्वेश्चन इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। अच्छा, ये नोट में करके इस बात को लिख लोगे कि एम आई ऑफ ए सिस्टम अबाउट डिफरेंट एक्सिस विल बी डिफरेंट। एम आई ऑफ ए सिस्टम अबाउट डिफरेंट एक्सिस will be different। सेम सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होगा। अब जैसे यही कुछ पार्टिकल था, सुनो, ये कुछ पार्टिकल सब था और एक्सिस बीच में कहीं पर रखे थे आप, तो इसके अबाउट जो हुआ, लेकिन यदि एक्सिस यहाँ होता यहाँ नहीं होता तो फिर इसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाता। हम
देखिए यदि एक्सिस अलग कर रहे हो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा, और एक्सिस वही रह रहा है, पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज करोगे तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। क्या समझे? तो क्लियरली ये बताना चाहता है ये क्वांटिटी कि सिस्टम का पार्टिकल किसी एक्सिस के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां था एक्सिस तो क्या था, कुछ पार्टिकल उस साइड था, कुछ पार्टिकल इस साइड था, लेकिन एक्सिस यहां आ गया तो सारा का सारा पार्टिकल एक ही साइड आ गया, तो अरेंजमेंट चेंज कर गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर जाएगा। तो एक क्वेश्चंस की बात करें हम लोग इसमें, मान लो 3 पार्टिकल का सिस्टम है, इक्वल मासेज का है तीनों पार्टिकल, और उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पर मान लो रख दिया तीनों पार्टिकल को सेम मास का, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पर रख दिया। अब इसमें बोला जाता है आपसे फाइंड MI, एक्सिस डिफाइन करेगा कि किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, वो जरूर बोलेगा। कभी बोलेगा अबाउट वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी एक साइड के अबाउट निकालो, तो कभी बोलेगा अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू, अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू वन साइड, एंड परपेंडिकुलर टू वन साइड। कभी बोलेगा आपको अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। अब देखो पहला का आंसर देखो, आप पहला में बोला है अबाउट वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कोई एक साइड को एक्सिस मानो, मान लो आप इस साइड को आप एक्सिस मान लेते हो, इस साइड को, तो इसके अबाउट फाइंड करना है। तो सभी पार्टिकल का MI निकाल के जोड़िए, तो इसके अबाउट निकालोगे तो देखो ये पार्टिकल का दूरी 0 है ना, R एक्सिस पर है ना वो पार्टिकल, उसके लिए R 0, तो इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा, खाली इसमें होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये पार्टिकल एक्सिस से इतनी दूरी पर है ना, परपेंडिकुलर दूरी इतना पर ना, ये दूरी कितना होता है, √3a/2 होता है। ये हो गया मास इंटू √3a/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, दूसरा में बोला गया है एक ऐसा एक्सिस के अबाउट जो एक वर्टेक्स से पास कर रहा हो और एक साइड पर परपेंडिकुलर हो, इस साइड पर परपेंडिकुलर भी है और इस वर्टेक्स से पास कर रहा है ये लाइन, इसके अबाउट निकालो। तो इसके अबाउट निकालने चलोगे, क्या साइड लेंथ A है, हाँ हाँ, ये तो पहले ही बोला ना। अरे यही क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन एक्सिस खाली चेंज कर रहे हैं आप, क्वेश्चन वही है, ये 1 2 3 करके ना पूछे हैं। तो देखो इसमें इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा क्योंकि वो एक्सिस पर है, उसके लिए R 0, और इसकी दूरी A है ना परपेंडिकुलर दूरी, तो उसका हो जाएगा MA², और इसकी दूरी यहां से इतना ना, ये A/2 ना, ये दूरी कितना A/2, तो ये M इंटू A/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा में बोले हैं सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास एक्सिस कौन है, ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे, सेंटर ऑफ मास से। इस तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, ट्रायंगल के सेंटर पर आएगा, जिसको सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहा है, ये सेंटर ऑफ मास चैप्टर में देखना कहां आया था, 2r/π पे। वो सेमी सर्कल का था। अरे कहां आया था, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्यों आंसर बोल रहे हो, बोलो ना कि सेंटर पर आएगा, कहां पर, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके रिस्पेक्ट में ना 2r/π हुआ या जो हुआ, दूसरा के रिस्पेक्ट में अलग हो।
ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये ऐसे ऐसे नहीं, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस नहीं होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए सेंटर ऑफ मास एक्सिस को, ये ऐसे, समझे, ये लाइन। तो इसी के अबाउट पूछ रहा है, तो इसके अबाउट पूछ रहा है, तो फिर इस पार्टिकल का ये दूरी तो परपेंडिकुलर है, दूरी ना होगा, सबका दूरी सेम होगा। और तो इसको पहले उतारो, तो इसका हम बताते हैं, इसको उतारो पहले। लाइन बीच से पास करो तो बोलते मीडियन के अबाउट निकालो, क्या बोलते, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो अबाउट मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ये बोला जाता क्वेश्चन में। क्या है, से पास करते तो वो भी हो जाता नहीं, एक वर्टेक्स से पास कर रहे हैं और एक लाइन पे परपेंडिकुलर है। हाँ, वो भी उसका कहने का मतलब ये भी हो जाता, तब इस तरह से भी कर सकते थे, तब तो चेंज करता है आंसर थोड़ा। सुनो, हो गया ना ये, तो सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट निकालना मींस पहले तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस समझना है कि ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ मास से ये मत पूछना कि इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा, क्यों, ये सब डिराइव किए हुए हैं। ये लाइन को सेंटर ऑफ मास एक्सिस, तो फिर ये दूरी चाहिए आपको, ये दूरी सब चाहिए, ये दूरी सब तो सेम ही होगा ना। तो ये दूरी कितना होता है ज्योमेट्री में, ये दूरी कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी पता है ना कि जो ट्रायंगल का मीडियन होता है वो सेंट्रॉइड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, नहीं रेशियो है ये 2:1। तो आप लेंथ में बात करोगे तो ये 2x लो और ये 1x लो, और 2x और 1x को ऐड करेंगे तो वो पूरे लेंथ के बराबर आ जाना चाहिए, जो था कितना √3a/2 था, नहीं तो x बराबर हो जाएगा ये √3a/2 इंटू 3, इधर से 3 आएगा, एक √3 नीचे कैंसिल, यानी a/2 √3, इसलिए 2x बराबर कितना a/√3, यानी ये लेंथ निकला 2x और 2x का वैल्यू a/√3 निकला। और जब ये डिस्टेंस सबके लिए ना, ये डिस्टेंस हो गया इतना, तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 3 × m × a/√3 का स्क्वायर, समझे, तीनों पार्टिकल का सेम है ना, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो डिस्क्रीट पार्टिकल का सिस्टम हो तो ऐसे निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिस्टम में यदि पार्टिकल्स है, पार्टिकल का सिस्टम है जिसको डिस्क्रीट सिस्टम बोलते हैं, तो क्या करेंगे, सब पार्टिकल का परपेंडिकुलर दूरी पता करेंगे और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। लेकिन यहां मेन करना है हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। लिखो टॉपिक में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम में रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ये सब आ जाता है। तो हम लोग कुछ काम करेंगे यहाँ पर और सब आपको याद रखना है। हम खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का तरीका सिखाएंगे, लेकिन किस सिस्टम का कितना होता है ये कुछ रिजल्ट हम डिराइव कर दे रहे हैं और कुछ याद रखोगे आप, समझे। उस रिजल्ट को डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो सुनो, कंटिन्यूअस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वेश्चन से ही काम करें हम लोग। फाइंड mi ऑफ
ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L about center of mass axis एक यूनिफॉर्म रॉड मीन्स क्या? उसका हर यूनिट लेंथ का मास सेम होगा। अब कोई रॉड है, उसमें से इक्वल लेंथ का कुछ टुकड़ा ले लो तो सब टुकड़ा का मास भी सेम होगा, तो उसको यूनिफॉर्म रॉड बोलते हैं। और मान लीजिए टुकड़ा की लंबाई सेम है लेकिन टुकड़ा का मास डिफरेंट है, तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड। अभी हम यूनिफॉर्म रॉड की बात कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म रॉड, इसका टोटल मास गिवन है एंड टोटल लेंथ गिवन है, और इसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और रॉड के लेंथ के परपेंडी। देखो ये भी सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ये भी सेंटर ऑफ मास एक्सिस है ना? ये भी है सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये भी सेंटर ऑफ मास एक्सिस है। तो इस कंटिन्यूअस सिस्टम का एमआई कैसे निकाला जाता है? पहले उस कंटिन्यूअस सिस्टम में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करना। कहां लिया वो एलिमेंट? तो मान लो x दूरी पर लिया। कितना थिकनेस का लिया? तो मान लो dx थिकनेस का लिया। अब इस एलिमेंट का मास फाइंड करने चलोगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों जब कंटिन्यूअस सिस्टम का एमआई निकालने गया तो एक एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि अपने पास जो पहले से फॉर्मूला अवेलेबल है वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए ना, वो सिंगल पार्टिकल का दूरी पता है तो m इंटू एक्स स्क्वायर कर देते हो। तो वो टुकड़ा लेने का पर्पस क्या? वो भी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। हम पूरे रॉड में ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, ये तो पार्टिकल में अप्लाई करना है ना। हम भी रॉड में से वो टुकड़ा लिया यानी एक पार्टिकल सेलेक्ट किया। इसका चलो मास फाइंड करने इस एलिमेंट का मास, तो ऐसे निकालेंगे मास। हमको पूरे एल लेंथ का मास पता है कि एल लेंथ का मास कैपिटल एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना? m बाई एल। तो कितने लेंथ का मास चाहिए आपको? dx लेंथ का मास चाहिए, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू dx। यही हो गया, इसको dm से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे हम लोग मास ऑफ एलिमेंट। अब जब उस एलिमेंट का मास आ गया, उस एलिमेंट का परपेंडिकुलर दूरी देख रहे हो, तो उस एलिमेंट का mi तो अब निकल जाएगा ना। इसलिए mi ऑफ दिस एलिमेंट, इसको di से डिनोट करना, तो ये तो हो जाएगा मास गुने परपेंडिकुलर दूरी स्क्वायर। इसको पार्टिकल मान रहे हो उस एलिमेंट को। सुनिए, इधर खड़े सुनना है। ये हुआ, और dm की जगह ये सब्स्टिट्यूशन कर लेना, इसी को इंटीग्रेट करोगे आप तो पूरे रॉड का mi आ जाएगा। इसलिए mi ऑफ होल रॉड, जिसको I से रिप्रेजेंट करोगे, ये di का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रखें? तो पूरा रॉड के लिए करना है तो इस इंड से इस इंड तक इंटीग्रेशन करेंगे, या एगो और उपाय है कि आधा रॉड का ही निकाल लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिटिव क्वांटिटी। क्या? एडिटिव मतलब ऐड कर दो सबका, वो पूरा का हो जाएगा। तो यदि आधा का निकल गया तो अगला आधा भी उसी टाइप का है ना, तो ये काम भी कर सकते हो। या नहीं तो शुरुए में क्या करोगे? लिमिट सुनो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सुनिए। इसको ओरिजिन मान लो, तो इस इंड का कोऑर्डिनेट -l/2 होगा और इस इंड का कोऑर्डिनेट +l/2, तो यहां पर इंटीग्रेशन -l/2 टू +l/2 किया जाएगा। और di का ये फॉर्मूला रखना है, dm x स्क्वायर। dm की जगह ये रखोगे m बाई एल, इधर x स्क्वायर dx
-L/2 टू +L/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा mL²/12 आएगा। उतारिए पहले, क्या समझे? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन समझा? लेंथ नहीं डालना है, इंड का कोऑर्डिनेट डालना है इंटीग्रेशन में। x देखो क्यों ऐसा, क्यों x इसका दूरी नहीं समझो, इसका पोजीशन समझो। x को हम इस एलिमेंट का पोजीशन के रूप में ले रहे हैं, तो इस इंड का पोजीशन -L/2 होगा ना, इस इंड का पोजीशन +L/2। पोजीशन तो प्लस माइनस होता है। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट mL²/12 आया। इसी में बोलता अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, सुनो इधर देखो, यदि एक्सिस चेंज करते बोलते नहीं इस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो इसके अबाउट निकालने बोलते ये एक्सिस के अबाउट। एक एक्सिस जो पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड एंड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, तो सब कुछ वही करते, बस खाली इंटीग्रेशन का लिमिट तब यहां से एलिमेंट सेलेक्ट करते dx x दूरी पर dx थिकनेस का, समझे? यहां से सिलेक्शन करते आप सब कुछ। और तो खाली इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होता, ये सब बात रहता है m/L² dx। अब यहीं पर ओरिजिन मान लोगे तो x बराबर 0 से इस इंड का कोऑर्डिनेट x बराबर L हो जाएगा ना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये mL²/3 आएगा, समझे? तो इसको करने से पहले आप लिख लो ये mi ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ L, या 1-2 करके लिख लेते ना इसी क्वेश्चन में, 1-2 अबाउट एन एक्सिस, वो तो हो गया। इसमें अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन इंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो एक्सिस अलग अलग देगा, क्या हुआ? सेम सिस्टम का mi अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आया है ना। अच्छा, हम लोग को न्यूमेरिकल में रॉड यूनिफॉर्म नहीं भी दे सकता है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड होगा, समझे? अगला एक क्वेश्चन लिखो, द लीनियर डेंसिटी ऑफ मास ऑफ ए रॉड varies, रॉड ऑफ लेंथ L लिख दो, ऑफ लेंथ L varies as lambda equal to 2 plus 3x. Find mi of rod about center of mass axis. देखो यहां पर रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, उसका लेमडा वेरी कर रहा है। लेमडा, एक बात सुनिए, थोड़ा सा यहां पर एक कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है इस लोग कुछ के लिए। डेंसिटी डिफाइन करते हैं हम लोग, तो 3 डेंसिटी में भी इस क्वेश्चन को करने से पहले डेंसिटी भी बहुत टाइप का होता है। चार्ज डेंसिटी, एक मैसिव डेंसिटी, एक नंबर डेंसिटी। जनरली लोग डेंसिटी बोलता है तो लोग तुरंत नाम याद आता है मास बाय वॉल्यूम ना, ये कोई जरूरी नहीं है। मास बाय एरिया भी डेंसिटी होता है, मास बाय लेंथ भी डेंसिटी होता है। बात है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज पर है, लेंथ के लॉन्ग है कि एरिया पर है कि वॉल्यूम में है। अब कोई वायर लेगा तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ रहा, लेंथ के लॉन्ग ना, नहीं। कोई डिस्क लोगे तो वहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पर हुआ। सॉलिड स्फीयर लोगे तो मास अंदर में होता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए 3 टाइप का डेंसिटी डिफाइन होता है।
डेंसिटी इट इज ऑफ 3 टाइप। बताए कहाँ पर, बताएं इस बात को। आगे होगा, आगे होगा। हाँ हाँ, देख लेना सेंटर ऑफ मास चैप्टर में 3 टाइप का, एक लीनियर डेंसिटी की बात किए होंगे हम, लेमडा से डिनोट करते हैं, वो मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो वही लेमडा है ये, है ना, मास ऑफ यूनिट लेंथ। लेकिन ये वैरी कर रहा है, तो वैरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड हुआ ना, वो एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड हुआ। और उस केस में ये जो रॉड है, देखो प्रोसेस तो वही है कि आपको एक कुछ दूरी पर एक एलिमेंट लेना, उस एलिमेंट का थिकनेस dx, अब उसका मास निकालने जाओगे तो अभी मास डी, तो इसमें जो डिफिनीशन दिया था ना हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म के केस में लेमडा का फॉर्मूला dm/dx, यूनिफॉर्म के केस में m/l, यूनिफॉर्म के केस में m/l, जो अभी पीछे पिछला क्वेश्चन में m/l आया होगा, और नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए dm बराबर हो जाएगा लेमडा dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो था किसके बराबर, dm इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, -l/2 टू +l/2, बस dm की जगह ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको, लेमडा dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और लेमडा का ये फॉर्मूला यहाँ डालना होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, प्रोसेस तो वही है। लेमडा की जगह ये जो 2 + 3x है इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, अब इसको सॉल्व कर लेना, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल आपको जिस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का, तो वो डेंसिटी का फंक्शन जरूर दे देगा आपको उस केस में, है ना। अब आता है कि रिंग, डिस्क, टॉपिक लिखोगे mi ऑफ रिंग, और किसके अबाउट, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। रिंग का यहाँ टोटल मास गिवन हो रहेगा और रेडियस गिवन रहेगा, टोटल मास गिवन रहेगा रिंग का और रेडियस, बस। और सेंटर ऑफ मास एक्सिस तो ये हुआ ना रिंग का, ये लाइन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से भी पास करना चाहिए। अब ये लाइन ले लो तो ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस नहीं हुआ, क्योंकि वो लाइन रिंग के प्लेन में ही है। बोले थे सेंटर ऑफ मास एक्सिस का डिफिनीशन हम एक दिन बोले थे कि एक ऐसा लाइन है जो सेंटर ऑफ मास से तो पास करना ही चाहिए। एक और कंडीशन है इसमें कि बॉडी मेरा कोई भी मोशन में हो तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस वाला जो लाइन है वो ओनली कौन मोशन में हो, ट्रांसलेशनल मोशन में। भले ही बॉडी रोलिंग मोशन में है लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्सिस ओनली ट्रांसलेशनल मोशन में होगा। अब ये रिंग को कोई रोल करवाएगा तो ये जो लाइन लोगे तो ये लाइन भी तो रोटेट करेगा ना, जैसे स्पॉक होता है साइकिल का। लेकिन ये लाइन ओनली क्या करेगा, ओनली ट्रांसलेट करेगा। ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस का डिफिनीशन। इसके अबाउट mi निकालना है तो बस जो ओरिजिनल मेथड है क्या करना, एक एलिमेंट लेना, एलिमेंट कितना दूरी पर, r दूरी पर ना, इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r, ये एलिमेंट का मास मान लो dm, तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट कर दो तो पूरे रिंग का हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल मास है तो टोटल मास कैपिटल M यानी सिंपली mr स्क्वायर। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस
mr²। कहोगे सर एलिमेंट लिया अभी रॉड वाला केस में तो उस एलिमेंट का थिकनेस उकनेस माने थे आप, यहाँ डायरेक्ट मास dm मान के उसको इंटीग्रेट कर दिए, थिकनेसों के टर्म्स में बात कर सकते हो। देखो सुनो, एक जो एलिमेंट ले रहे हैं, मान लो ये dl थिकनेस का ले रहे हो, कितना थिकनेस का? dl थिकनेस का, और इसका टोटल मास m है, रेडियस r है। तो इस एलिमेंट का जो मास होगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो ना, कि 2πr लेंथ का मास कैपिटल M है क्या? हाँ, पूरे 2πr लेंथ का मास कैपिटल M है, इसलिए यूनिट लेंथ का मास m/2πrlr, इसलिए ये dl लेंथ का मास कितना? ये m/2πr इंटू dl, ठीक है। यही हो गया dm, ये क्या हुआ? dm। ये तो समझ में आया ना कि हम एक dl थिकनेस का एक टुकड़ा लिया, उसका मास माना dm, तो उसका मास क्या होगा? तो हम जानते हैं मास कितने लेंथ का, 2πr लेंथ का मास, तो यूनिटरी मेथड से इस एलिमेंट का मास आ गया। अब आप यहाँ पर dm का, ये अब इंटीग्रेशन का लेंथ में, इंटीग्रेशन के लिमिट में क्या रखेंगे अभी बता रहे हैं। पहले dm का वैल्यू डालो, तो dm का वैल्यू m/2πr इंटू dl इंटू r², एक r काट दो तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो mr/2π इंटू dl, और dl का इंटीग्रेशन तो फिर 2πr ना, dl का इंटीग्रेशन कितना? 2πr, तो mr/2π और dl का इंटीग्रेशन 2πr, ये क्या आया निकल के? mr² आया नहीं, तो ऐसे भी किया रिंग का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट। अभी हम सभी सिस्टम का mi सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हैं। कोई दूसरे एक्सिस के अबाउट बोलेगा तो फिर से ये सब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एगो टेक्निक पढ़ेंगे हम लोग, उस टेक्निक से यदि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट पता है तो कोई भी अदर एक्सिस के अबाउट अपने आप निकल जाएगा, उसमें फिर से ये एलिमेंट टू एलिमेंट कंसिडर करने की नौबत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट फाइंड करने में आपको यही मेथड है, एक एलिमेंट लेना, उस एलिमेंट का mi निकालना, फिर इंटीग्रेट करना। जैसे अभी देखो डिस्क का mi ऑफ डिस्क, मटेरियल पूरा है ये, इसका भी टोटल मास गिवन रहेगा और रेडियस गिवन रहेगा, और सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट mi निकालना। इसमें एलिमेंट की जगह किसको लोगे? रिंग को। यहां पर एलिमेंट में कौन लिया जाएगा? रिंग। अरे बहुत सारे रिंग को सजा देंगे तो डिस्क नहीं बन जाएगा क्या? किस सिस्टम में कैसा एलिमेंट लेना, ये किसी भी तरह का ले लोगे और चलोगे मैथमेटिक्स अप्लाई करने, वो नहीं संभव है। मैथमेटिक्स अप्लाई होता है कुछ सुटेबल ज्योमेट्रिक में ही। तो डिस्क के केस में एलिमेंट की तरह कौन बिहेव करेगा? रिंग। यानी कंसीडर ए रिंग फ्रॉम दिस डिस्क। इस एलिमेंट की जगह रॉड लेके भी बनाया जा सकता है। अरे रिंग लेके बनाओगे ना ज्यादा सुविधा होता है। तो एक रिंग लेना, इसमें से रॉडे लेके बना दें। एक तो पहली बात कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने नहीं आएगा,
और जो फाइंड करने आएगा उसमें इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करना है। कभी नहीं पूछा जाएगा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, आपको यूज होगा उस रिजल्ट का। फिर भी एक ये सब थोड़ा डिराइवेशन बता रहे हैं कि लोग को डर नहीं लगे कैसे आता होगा वो सब चीज़, आप लोग को भी डर नहीं लगे तो आसान रास्ता खोजो। रिंग वाला से भी बनता है, इजी आ जाता है, रॉड से भी बनता है। रिंग वाला थोड़ा ज़्यादा आसान, रॉड वाला में करोगे ना तो क्या प्रॉब्लम है ना बताते हैं। देखो एक रॉड, ये सेंटर है, मान लो यहाँ ये एक्सिस है, ये एक्सिस, तो यहाँ पर आपको एक दूगो थ्योरम अभी नहीं पढ़े हम लोग, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूज होने लगेगा तब बनेगा रॉड लेके। अभी पढ़ेंगे थ्योरम, दो थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और रिंग वाला में ये सब उससे नहीं मतलब है, यहाँ पर मतलब है उस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज होना है, और ऊपर ही नहीं है आप अभी। चलो सुनो, तो एक रिंग कंसीडर किया एक्स रेडियस का एंड डी एक्स थिकनेस का, ये थिकनेस डी एक्स मान लो रिंग का ये, तो इसका चलोगे पहले मास फाइंड करने इस रिंग का, इसका मास, तो मास के लिए कितना होगा, ये जो m मास है वो कितना एरिया का मास है, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास नहीं, पूरे डिस्क का मास है ना, ये पूरा डिस्क मतलब कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया का मास m बाई पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमको इतना एरिया का मास चाहिए, इतना एरिया का, तो इस डिस्क, इस रिंग का एरिया कितना, इस रिंग का एरिया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, कितना 2 पाई एक्स इंटू, एरिया में होता है ना लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 पाई एक्स लेंथ हुआ और विड्थ कितना डी एक्स। एगो और उपाय है एरिया निकालने का रिंग का, आपको इतना एरिया चाहिए ना, एक काम करो, अंदर वाले का रेडियस x और बाहर वाले का रेडियस x प्लस डी एक्स, तो इसका एरिया निकाल के इतना घटा दो, नहीं तो इसका एरिया निकालोगे तो वो पाई x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस इतना घटाना है, यानी कितना पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, पाई कॉमन कर लिए, ये काट दो, और डी एक्स इज वेरी स्मॉल तो उसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, उसको जीरो कर दो, कितना आया ये 2 पाई एक्स डी एक्स से ना आया एरिया, नहीं लेकिन इतना जो बताने जाइएगा क्या, डायरेक्ट बोल दो लेंथ इनटू विड्थ। एगो कैलकुलस मेथड भी है कि a बराबर पाई एक्स स्क्वायर, इसलिए डी ए बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो पाई 2 पाई एक्स, इसलिए डी ए बराबर 2 पाई एक्स डी एक्स, यानी उस एलिमेंट का एरिया है ना, पूरा एरिया पाई एक्स स्क्वायर, तो उस एलिमेंट का एरिया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो जो भी मेथड हो, जैसे भी हो, ये एरिया जब इस तरह का कोई रिंग हो, कुछ थिकनेस का कुछ रेडियस का, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना। रिंग का मास आ गया तो उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना आप, एम आई ऑफ, क्योंकि रिंग का एम आई तो पहले से जानते हैं ना कि मास गुने रेडियस स्क्वायर होता है, मास गुने रेडियस स्क्वायर, डी एम मास डी एम और रेडियस एक्स, इसलिए पूरे डिस्क का एम आई ऑफ डिस्क, तो इसको इंटीग्रेट करना, x बराबर 0 से कैपिटल R, dm का ये फॉर्मूला डालो, dm में कुछ कैंसिल उंसिल हो रहा है यहाँ पर, यानी ये आएगा 2m बाई आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यू इंटू डी एक्स 0 to R,
और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा mr²/2 आएगा। ये हुआ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ये सब सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट हो रहा है। अच्छा, अब हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, इस स्फीयर का भी टोटल मास गिवन होगा और रेडियस गिवन होगा। हॉलो स्फीयर, इसमें भी एक एलिमेंट लेना होगा। तो यहां पर एलिमेंट में क्या लोगे, एक रिंग ले लिया जाता है। हॉलो स्फीयर में एलिमेंट लेना हो तो एक रिंग लेना, क्योंकि मान लीजिए कि ये एक हॉलो कॉस्को बॉल है, ब्लेड से काटते जाओ तो क्या निकलेगा उसके अंदर से, रिंग निकलेगा ना। नहीं कि खोखला बॉल को काटिएगा तो उसमें से क्या निकल के आएगा, ऐसा रिंग जिसका बाउंड्री थोड़ा टेढ़ा होगा, इसका बाउंड्री टेढ़ा निकलेगा तो रिंग आएगा। तो इसमें से एक रिंग इमेजिन करना है आपको, इसमें एक रिंग इमेजिन करना है। वो रिंग इसी तरह से लेंगे, तो एक रिंग इमेजिन कर रहे हैं हम कहीं भी, ये सेंटर है, ये डायमीटर है। अच्छा, हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास एक्सिस उसका डायमीटर होता है, उसका कोई भी डायमीटर उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस कहलाता है। डायमीटर कोई भी, एनी डायमीटर बिहेव्स एज सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो हम ये डायमीटर की बात करें, इस डायमीटर के अबाउट निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट निकालना है, नहीं कोई डायमीटर के अबाउट निकालना। ये रिंग कहाँ लिया, तो मान लो इस रिंग का एंगुलर पोजीशन था। यदि कोई आदमी यहाँ रिंग लिया होता तो ये एंगल अलग होता। तो यहाँ पर एंगल के टर्म्स में उस रिंग का पोजीशन डिफाइन होगा, एंगुलर पोजीशन थीटा, और ये एंगुलर विड्थ कहलाता है, ये डी थीटा। ठीक है, इसमें कुछ लीनियर विड्थ भी होगा, इस रिंग में इसमें कुछ लीनियर विड्थ, और ये तो रेडियस है। अच्छा, ये जो रिंग है, इस रिंग का सेंटर यहाँ होगा, इस लाइन पर, ओ डैश पर। ये ओ तो हुआ पूरे स्फीयर का सेंटर, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे, कंसीडर ए रिंग फ्रॉम ए स्फीयर at angular position theta having angular width d theta। ओ डैश हो गया, ओ तो हुआ सेंटर ऑफ ए स्फीयर, और ओ डैश हुआ सेंटर ऑफ रिंग। इस रिंग का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस ये होगा, ये बाउंड्री से सेंटर तक का दूरी उसका रेडियस। ये होगा कितना, तो ये r है, ये थीटा है, तो ये r साइन थीटा होगा, ये r साइन थीटा उसका रेडियस हुआ, रेडियस ऑफ रिंग। और ये विड्थ लीनियर विड्थ है, इसको एंगुलर विड्थ में कन्वर्ट करोगे तो एक होता है ना ज्योमेट्री का फॉर्मूला, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, नहीं, डी थीटा बराबर dl बाई आर्क, ये फॉर्मूला होता है ना। इसको रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको पूरा हम।